हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट्स। दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम 14 अप्रैल से है। तो ऐसे में हम 100 जीएस को आज पढ़ेंगे, जो कि एडिटोरिया का है। इसमें से प्रैक्टिस सेट है, 100 क्वेश्चन है, सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में इसको ध्यान से देखते भी जाएंगे, क्योंकि एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। तो ऐसे में बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और माइका सिस्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर ज्वालामुखी चट्टान। तो ये हो जाएगा कायांतरित चट्टान। क्यों? क्योंकि संगमरमर चूना पत्थर से बना है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से, और स्लेट सेल से, और माइका सिस्ट गर्मी और दबाव के कारण बनते हैं, इसलिए ये कायांतरित चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान तलछटी चट्टानों से बनी कायांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण जैसे अगर आपको हम दें तो आग्नेय चट्टान जैसे है उसका मूल चट्टान है ग्रेनाइट और कायांतरित चट्टान नीस है। आग्नेय चट्टान जैसे मूल चट्टान बेसाल्ट है, कायांतरित चट्टान वो क्या हो जाएगा? हॉर्नब्लेंड हो जाएगा। जो अवसादी चट्टान है वो मूल चट्टान है चूना पत्थर और कायांतरित होकर हो जाएगा संगमरमर। अवसादी चट्टान में एक कोयला है, ये मूल चट्टान है, फिर एक कायांतरित होकर हो जाएगा ग्रेफाइट कोयला में हो जाएगा। ठीक है। और जो अवसादी चट्टान का उसमें जो मूल चट्टान है उसका है बलुआ पत्थर, कायांतरित होकर वो क्या बन जाएगा? क्वार्टजाइट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, प्रेरी, वेल्ड या फिर सवाना। तो दोस्तों इसका पूछा है कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो ये है सवाना घास का मैदान नहीं है, बाकी तीनों घास का मैदान है। घास के मैदान देखिए दो तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंध के घास के मैदान, एक समशीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान होते हैं। तो उष्ण कटिबंध घास के मैदान इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि अफ्रीका में सवाना, और ब्राजील में कैंपोस, और वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस। यहाँ कौन सा पूछा है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है पूछा है। ठीक है, लेकिन ये किसका है? उष्ण कटिबंध का है। अब शीतोष्ण घास के मैदान को जानते हैं, यूएसए कनाडा में पेरेरी, अर्जेंटीना में पंपास, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में रेंजलैंड्स या फिर डाउन्स कहते हैं, और यूरेशिया यानी यूक्रेन और रूस में स्टेपीज कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होता है? दिन और रात, मौसम में बदलाव, हवाओं का मुड़ना, सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना। तो देखिए इसमें क्या होता है? दिन और रात होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवाओं का मुड़ना होता है और सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना हो जाएगा। दिन और रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, और हवाओं का मुड़ना कोरियोलिस बल के कारण, घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और सूर्य की रोजाना दिखने वाली चाल घूर्णन के कारण होती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाना। मौसम में जो बदलाव होता है वो परिक्रमा के कारण होता है, तो ये घूर्णन के नहीं होता है, परिक्रमा के कारण होता है मौसम में बदलाव। ज्वार भाटा की चाल जो होती है वो भी पृथ्वी के घूर्णन से ही तय होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां हवा की क्रिया एओलियन प्रक्रियाओं से बनती है? रेत के टीले, लोहे जमाव या फिर मशरूम चट्टानें। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इनमें से प्रश्न क्या पूछा? भू आकृतियां हवा की क्रिया एओलियन क्रियाओं से बनती है, तो ये क्या हो जाएगा? रेत के टीले भी बनते हैं, लोहे जमाव भी बनते हैं, और मशरूम के चट्टानें बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इनका रंग लाल होता है। यहाँ के प्रश्न में क्या पूछा है? ऊपर दिए कथनों में से कौन सही है? तो हमें सही को देखना है। ठीक है, इनमें आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। इनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी सही है। ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा और घने जंगल वाले क्षेत्रों में हो पाई जाती है, ये गलत है, ये नहीं होगा। ये मुख्य रूप से क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनती है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। मिट्टी और रेत के क्रिस्टलीय रूपांतरित मिश्रण के अपक्षय बनती है। ठीक है, और लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के पूर्वी हिस्से को कवर करती है, जिसमें छोटा नागपुर पठार हो गया, ओडिशा हो गया, या पूर्वी छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, नीलगिरी, तमिलनाडु पठार, ये सभी लाल मिट्टी प्रायद्वीप के क्षेत्र में आता है। और पश्चिम के महाराष्ट्र के कोंकण तट के साथ उत्तर की ओर भी फैली हुई है। लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल में गेहूं, बाजरा, दालें ये सभी होती है। और ये मिट्टी से भारी बारिश की स्थिति पर क्रिस्टलीय चट्टानें
आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा पर ठीक, एक सेकेंड, ऊपर होता है। शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर होता है। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। शीतकालीन संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही पूछ रहे हैं? तो इसमें से तीनों सही हैं, 1 2 3 सही है। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा पर ठीक ऊपर होता है और शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर होता है। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ये हमारा 6 का 1 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना, माउंट वेसुवियस या फिर माउंट किलिमंजारो या फिर स्ट्राम्बोलिथिए? माउंट किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखियों से लगातार लावा, गैस, राख ये सब निकलते रहता है। दुनिया में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये माउंट एटना, माउंट वेसुवियस और स्ट्राम्बोल ये सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन ये माउंट किलिमंजारो नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीतिला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ये उत्तराखंड में है। नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। 1-2 दर्रे के बारे में और हम, नीतिला दर्रा जो है ये भारत चीन सीमा के पास में स्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो 1-2 नीतिला दर्रा के बारे में और 1-2 और दर्रे के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे बुर्जिला जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बारालाचाला सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। नीतिला लिपुलेखला ये उत्तराखंड में है। और जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें 572 द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भवानी द्वीप समूह या फिर नालबाना द्वीप समूह? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, इसमें 572 द्वीप हैं। इसमें कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 कोरल द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। बाब अल मंडेब जल डमरूमद निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? बाब अल मंडेब जल डमरूमद निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, 1-2 और आपको नाम बता देते हैं। जैसे मलक्का जल डमरूमद अगर पूछा जाए तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया में ये पाया जाता है। इनक है। पाक जल डमरूमद अगर पूछ ले तो पाक जल डमरूमद पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, स्थान कहां पे? ये श्रीलंका के पास है। सुंडा जल संधि किसको जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के स्थान पर है। युकाटन जल डमरूमद मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मेसिना जल डमरूमद भूमध्य सागर को। कहां पे है ये मेसिना जल डमरूमद? इटली, सिसिली में है। ओ ट्रांटो ये एडियाट्रिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। बाब अल मंडेब जल डमरूमद अभी तो मैंने बताया लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ये कहां पे है? ये यमन, जिबूती में है। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? इसमें चाल है। बाकी वेग, बल, विस्थापन ये क्या है? सदिश राशि है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलाम? तो ये है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। प्रकाश सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलता है? जल, कांच, वायु या फिर हीरा? तो प्रकाश वायु में सबसे तेज गति से चलता है। और सबसे धीमा किस में चलता है? सबसे धीमा चलता है हीरा में। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विभवांतर मापने का उपकरण क्या है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? विभवांतर मापने का जो उपकरण है वो है वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर से क्या होता है? एमीटर से हम धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से कमजोर धाराओं का पता लगता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी को मापते हैं।
15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषमांग मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है नमक का घोल, सिरका, वायु या फिर तेल और पानी। तो तेल और पानी ये विषमांग मिश्रण है, ठीक है। और समांग मिश्रण किसको कहते हैं? इसमें समान संघटक, जैसे नमक का घोल, सिरका, ये सब समांग मिश्रण हो गया। विषमांग मिश्रण जो होता है उसमें असमान संगठन होते हैं, घटक अलग अलग रहते हैं। तेल और पानी आपस में कभी नहीं मिल सकते। तेल कम घनत्व वाला है और जल विरोधी होता है। विषमांग जो मिश्रण है ये 2 परतें भी बनाते हैं। हम 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाने वाला धातु कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर जिंक। ये सोडियम है। मिट्टी तेल में रखने वाला धातु सोडियम है। यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस या फिर एक्सॉन। किडनी की क्रियात्मक इकाई को पूछा जा रहा है तो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में बोमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और नलिकाएं होती है। ये रक्त का निस्यंदन करता है, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करता है और फिर इससे क्या बनता है? मूत्र बनता है। और प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो ये वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे से जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी। तो ये सबको पता है विटामिन डी होता है। 21 नंबर देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। कथन है और कारण है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए। कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करती है, ठीक है। ध्वनि किसी माध्यम, वायु, जल, ठोस के कणों में कंपन द्वारा संचारित होती है। निर्वात में कोई कण नहीं होते हैं, कोई कंपन नहीं, ध्वनि का संचरण नहीं होता है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तित होता है? द्रव्यमान और भार दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा भार। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें भार परिवर्तित होता है, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है, इसलिए भार भी 1/6 होता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, इसको याद रखना है। 23 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्र करता है, बिल्कुल सही, प्रकाश किरणों को एकत्र करता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये भी सही है। प्रिज्म का क्या काम है? प्रकाश को रंगों में विभाजित करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A1, यहाँ A1, B2, C3, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और प्रिज्म में विवर्तन उत्पन्न करते इसे स्पेक्ट्रम बनता है इससे, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। दूसरा कथन क्या है? कारण क्या है? धारा सीमा से अधिक होने पर यह पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। कथन सही है, एक कथन सही है और कारण भी दोनों सही है और आगे एक ही सही व्याख्या करती है। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज का तार कम गलनांक वाले मिश्र धातु से बना होता है। जब धारा अधिक हो जाती है तार गर्म होता है, फिर पिघल जाता है, फिर परिपथ खुल जाता है और उपकरण सुरक्षित रहते हैं। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कारण है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, ना कि न्यूट्रॉनों पर, ठीक है। कारण क्या है? उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये सही है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? अम्ल है। अम्ल का क्या काम करता है? क्या
लिटमस को लाल करता है अम्ल, बिल्कुल करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। क्षार, क्षार का काम क्या है? लाल लिटमस को नीला करना। और लवण का काम है क्या है? उदासीकरण से बनता है लवण, उदासीनीकरण से। ठीक है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? A1 B2 C3, इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो चांदी, एल्युमिनियम, सोना, तांबा। तो ये चांदी हो जाएगा, 27 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्यों सबसे अधिक चालकता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाते हैं। तांबा तारों में केवल इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि चांदी महंगी है। 28 नंबर देखते हैं, कथन एक है, जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है। जाइलम में गति द्विदिशात्मक होती है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? क्या जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है? बिल्कुल करता है, जाइलम पौधा में जल का परिवहन करता है। पत्तियों तक जल व खनिजों का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, एक दिशीय है, ना कि गति द्विदिशात्मक होती है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा नंबर गलत है, असत्य है। फ्लोएम द्विदिशीय होता है। 29 नंबर देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, बिल्कुल कोशिका पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश का संश्लेषण, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो इसका ऑप्शन किस में आएगा? A1 B2 C3 हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देते हैं, अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? यीस्ट में कली बनना, फूलों में निषेचन, मानव जनन या फिर परागन? तो यीस्ट में कली बनना अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक से बिना युग्मों के संतान उत्पन्न होती है। यीस्ट में एक छोटी कली बनती है, फिर बढ़ती है, फिर अलग हो जाती है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र वन या फिर विजयालय? ये राजेंद्र प्रथम। किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम। निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? भीमदेव, भीमराज प्रथम या फिर जय सिंह सिद्धिराज या फिर मूलराज? तो इसका क्या ही उत्तर हो जाएगा? तो भीमदेव हो जाएगा। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव ने करवाया था। महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे? तो 1000, यहां पे लिखते हैं 1025 से 26 ईस्वी में। उस समय गुजरात में किस वंश का शासक था? तो चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था, जिस समय महमूद गजनी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे। उसमें भीमदेव प्रथम ही गुजरात के शासक थे और युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए कच्छ के कंटकोट जिले में भी चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 33 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन बलबन? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है तो अलाउद्दीन खिलजी। अब ये देखते हैं कि खालिसा भूमि किसको कहते हैं? वह भूमि जिसका राजस्व सीधे केंद्र या सुल्तान के खजाना में जाता है, उसी को खालिसा भूमि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल है? अमृतसर, नावा, ननकाना साहिब या फिर नांदेड़? ननकाना साहिब है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पंजाब के तलवंडी में हुआ था। पंजाब के तलवंडी में हुआ था। 35 नंबर देखते हैं, कृषकों की सहायता हेतु, यहां देखिए, कृषकों की सहायता हेतु निम्न में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने शासन यानी 1540 से लेकर के 45 में प्रशासनिक और भू राजस्व के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए थे। पट्टा एवं काबूलियत उसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शेरशाह सूरी के और कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं? हाँ बिल्कुल हैं, जैसे शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था, तांबे के
और तांबे का दाम चलाया। सड़क के आजम का निर्माण कराया था, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। और जमीन मापने के लिए गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान तय करने की शुरुआत की थी, जिसे क्या कहते हैं, जब्ती प्रणाली कहते हैं। 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन अब। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध की घोष समंत पासादिका, या फिर दिव्यावदान, या पाणिनि की अष्टाध्यायी, फिर पतंजलि का महाभाष्य। कि बुद्ध की समंत पासादिका, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाने का उल्लेख बुद्ध घोष की रचना समंत पसादिका में मिलता है, ठीक है। और दिव्यावदान इसमें तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये पतंजलि के मुख्यतः व्याकरण ग्रंथ हैं। 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पे क्या लिखा है? हरियाणा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान है, राजस्थान। और इससे क्या मिला था? यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। और आलमगीर कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। लोथल कहां? गुजरात में, सही है। रोपड़ क्या है? पंजाब में है। आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख गोदीवाड़ा यहां से है, लोथल में। और रोपड़ में स्वतंत्र भारत में उत्खनन का यहाँ पे मिला था साक्ष्य। 38 नंबर देखते हैं। वैदिक धर्म एवं संस्कृति को संरक्षण देने की परंपरा निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा आरंभ की गई? कन्नव, सुंग, सातवाहन, या फिर मौर्य वंश? इस सुंग वंश द्वारा आरंभ की गई थी। वैदिक धर्म की एवं संस्कृति को संरक्षण की परंपरा सुंग वंश ने आरंभ किया था, ठीक है। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वीरदेव की हत्या करके किया था पुष्यमित्र शुंग ने। 39 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली द्वारा पराजित हुआ था, सही पूछा जा रहा है यहाँ पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान को पराजित किया और युद्ध के मध्य मारा गया। तो ये हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही सुमेलित है। टीपू सुल्तान को पराजित किया और युद्ध के मध्य मारा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली विजयी हुआ था और अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने पर मजबूर किया था। हैदर अली विजयी हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा है? पराजित हुआ, तो थी, तो इसे गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? जो कि 1780 से 84 में था। यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई, जिसके बाद टीपू ने इसे जारी रखा और मंगलौर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? युद्ध जीता, ये तो गलत है। और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी और अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है। और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत भी बनाया, ये भी सही था। कि प्रशासनिक सुधार के नाम पर बड़े प्रांतों विशेषकर बंगाल की सीमा को बदलने का निर्णय लिया था। और पूर्वी बंगाल और असम नाम का जो एक नया प्रांत बना था, उसकी राजधानी उसमें ढाका थी। और इसका जो मेन पर्पस था वो था कि बंगाल की राष्ट्रवादी एकता को तोड़ना, जिसके कारण 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में पहली बार निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुंडो, कैप्टन बर्ड, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड द्वारा
लागू की गई थी, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड द्वारा। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के बारामहल जिले में इसे एक परीक्षण के तौर पर पहली बार लागू किया था। कहां पे किया था? मद्रास के बारामहल जिले में किया था। और बाद में थॉमस मुंडो ने इसे पूरी मद्रास के बारामहल जिले में इसे एक परीक्षण के तौर पर, नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी, पूरी मद्रास और अन्य क्षेत्रों में भी व्यवस्थित रूप से लागू किया था। थॉमस मुंडो ने किया था, ठीक है। इसलिए मुंडो को रेतवाड़ी प्रणाली का मुख्य जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन लागू किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कब किया गया था? बारामहल जिले में 1792। बारामहल जिला कहाँ है? मद्रास में है। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने सन 1639 ईस्वी में निम्न में से कहां के शासक के से मद्रास को पट्टे पर लिया था? गोलकुंडा के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से, या फिर चंद्रगिरी के राजा से, या फिर कालीकट के राजा से? तो ये चंद्रगिरी के राजा से लिया गया था मद्रास को पट्टे पर। कब लिया गया था? 1639 में लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, ब्लैक होल की घटना का होना, दरबार के आंतरिक कलह, या फिर अंग्रेजों द्वारा व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया जाना? तो क्वेश्चन में क्या था? नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था, अंग्रेजों द्वारा व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया जाना, ठीक है। इसमें कंपनी को जो फ्री ट्रेड पास मिला था, कंपनी का अधिकार अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे थे, जिससे नवाब को टैक्स का नुकसान होने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 44 नंबर। खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं का पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है, तो इसमें सही तीनों इसमें है। खिलाफत, देखिए 1921 का मोपला विद्रोह खिलाफत और असहयोग आंदोलन से गहराई से जुड़ा था। गांधी जी और शौकत अली ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं मालाबार का दौरा किया था। चूंकि कांग्रेस और खिलाफत कमेटी उस समय एक साझा मंच पर थे, इसलिए मौलाना आजाद सहित सभी प्रमुख नेताओं ने किसानों की जायज मांगों और ब्रिटिश दमन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन किया था, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले के बाबा रामचंद्र और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यह जमींदारों के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का तरीका था। बिल्कुल, नाई धोबी जमींदारों के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का एक तरीका था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद फिर हम 46 नंबर। 1854 के सर चार्ल्स वुड शिक्षा ऑपरेशन के संदर्भ में उन नीतिगत बदलावों की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। एक सेकेंड। निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजी के प्रयोग की सिफारिश की गई। तो क्या होगा? तो क्या ये सही है? तीनों सही है। तो कौन सा सही पूछा गया था? निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली का लागू किया गया था और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। सर चार्ल्स वुड शिक्षा ऑपरेशन, याद रखिए 1854 के सर चार्ल्स वुड शिक्षा ऑपरेशन। तीनों सही हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजी के भाषाओं का प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियां नीचे दी गई है। द ग्रेट डिवाइड के लेखक H.V. हडसन हैं, जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी। द ग्रेट डिवाइड के लेखक H.V. हडसन हैं, जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में क्या पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की खोज के उत्तर के रूप में लिखी गई थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का तीखा विश्लेषण किया। या फिर ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पर
महात्मा गांधी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे गए पत्रों का संकलन है। तो इसमें क्या सही उत्तर उसका हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा द ग्रेट डिवाइड के लेखक H.V. हडसन है, जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी है। तो ये सही है। हिंद स्वराज मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की खोज के उत्तर के रूप में लिखी गई है। तो ये गलत है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो मेन विषय स्वराज और पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थी, तो ऐसे गलत है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में राम मनोहर लोहिया ने, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। भारत की विभाजनों के कारण का विश्लेषण लिखा था। तो ये सही है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पर महात्मा गांधी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे गए पत्रों का संकलन, ये गलत है। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 48 नंबर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति के उदय के संदर्भ में नीचे दिए गए राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या फिर इंडियन लीग। तो इसका क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको चलिए यहां पे देखते हैं। ऊपर में इसका ऑप्शन है सही काल अनुक्रम कूट का चयन कीजिए। तो जो जिस क्रम में वहां लिखा था उसी क्रम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836 बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। एक बार नीचे देख लेते हैं प्रश्न को। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा कब हुआ था? ये बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836 में, और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये कब हुआ था? 1843 में। इंडियन लीग 1875 में। सुशील कुमार घोष के द्वारा राष्ट्रवाद भावना जगाने के लिए इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो निर्देश के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? असत्य, गलत पूछा है। कौन सा कथन असत्य है? सैनिक सेना से इस्तीफा ना दे लेकिन भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दें। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिए गए निर्देश पे, इसमें कौन सा कथन असत्य बताया जा रहा है? ये तो सत्य है। सरकारी कर्मचारी नौकरी का त्याग करें और तुरंत आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करें, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजा महाराजा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें और जनता का साथ दें, ये सही है। छात्र यदि पूर्ण आत्मविश्वास हो तो शिक्षण संस्थानों का परित्याग कर दें, ये सही है। ये भी सही है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में क्रांति मैदान से गांधी जी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक विशिष्ट निर्देश किया था। ठीक है। सरकारी कर्मचारी को गांधी जी ने उससे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वे पद पर बने रहें लेकिन कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दें। सैनिक जो है वो सेना ना छोड़ें लेकिन अपने ही भारतीय भाइयों पर गोली चलाने से मना कर दें। ठीक, तो सही है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, कर्नाटक की राजगद्दी का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। कब हुआ था ये? 1746 से 1748 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जगजीवन राम, बलदेव सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर आसफ अली। तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। बावन नंबर देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। एक दो चीज और देख लेते हैं कि जब जापानी संविधान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
जापानी संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। परिसीमन आयोग के बारे में विचार कीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, इनके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन दूसरा ये गलत है। राष्ट्रपति परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 329 अदालतों को परिसीमन मामलों पर सवाल उठाने से रोकता है, ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 82 संसद को हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में वार्ड समिति अनिवार्य है? सभी शहरी स्थानीय निकाय, केवल महानगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाएं, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं, या केवल नगर निगम? ये हो जाएगा 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं। भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। नगर निगम, दूसरा नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष परियोजना एजेंसी। शहरी सरकार की व्यवस्था को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया है, और इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा। इस भाग का शीर्षक नगरपालिकाएं हैं। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZGT के प्रावधान तक शामिल है। ठीक है, 55 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। क्षमा करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल को बुलाना, राज्य विधानसभा को भंग करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। यहां नीचे देखते हैं, इनमें से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन की शक्तियां हैं? तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो विधानसभा को भंग करना, क्षमा करना, बुलाना या फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति विवेकाधीन नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल संबंधित है, और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान और अन्य शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता सलाह देगी, और अनुच्छेद 213 क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 56 नंबर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच विवादों तक फैला हुआ है। इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो ये क्या सही है? सही है ये। इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाह उसमें दे सकते हैं, तो बाध्यकारी नहीं है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और आपराधिक मामले शामिल हैं, ये सही है। तो सही 1 और 3 सही है, बीच में 2 नंबर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 नंबर, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, कौन सा इसमें गलत होगा? दोनों को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक को, ये तो सही है। दोनों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, नहीं, ये भी सही है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती नहीं, राज्यसभा बदलाव नहीं कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणीकरण सिर्फ धन विधेयक के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही है। तो ये इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है कि किसी को भी कर लगाना, हटाना, माफ करना या बदलना नियंत्रित करना है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन धन वित्त विधेयक में वो बदलाव कर सकती है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। वित्त विधेयक में बदलाव कर सकती है राज्यसभा, लेकिन धन विधेयक में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, राष्ट्रपति शासन की मंजूरी, संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी,
इनमें से किसे संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता किसे होती है? राष्ट्रीय आपातकाल की विशेष इसमें घोषणा की, इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है संसद में। हाँ, आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए नहीं, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए तो इसे विशेष बहुमत की जरूरी नहीं है। एक राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत बिल्कुल जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति में से साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत नहीं चाहिए। और राष्ट्रपति शासन में यह भी साधारण बहुमत चाहिए होता है। संवैधानिक संशोधन में विशेष बहुमत संवैधानिक संशोधन की मंजूरी में। तो ऑप्शन हमारा ए और केवल 1 और 4 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 239। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 नंबर, प्रश्नकाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है? बिल पास करने के लिए, सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए, बजट पर वोटिंग के लिए या फिर नीतियों पर चर्चा के लिए। तो प्रश्नकाल मुख्य रूप से सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए होता है। प्रश्नकाल दिन का कामकाज आमतौर पर प्रश्नकाल से शुरू होता है, जिसके दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मंत्री देते हैं। और शून्यकाल यह अवधि प्रश्नकाल के बाद आती है और यह आमतौर पर दोपहर में शुरू होती है। आमतौर पर सदस्य इस समय का उपयोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है कि श्रमिक सीमांत उत्पादकता शून्य है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, इनमें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पूछा जाए ना, सामान्य अर्थ इसका क्या होता है? सामान्य इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थ दे सकते हैं। इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जहां कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं, इन अतिरिक्त श्रमिकों का कुल उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, जिसका अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यदि इन लोगों को कामों से हटा दिया जाए जो अतिरिक्त लोग हैं, तो उत्पादन का स्तर वही रहेगा, कोई विशेष बदलाव नहीं देखा जाएगा। और भारत में विशेषकर कृषि क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्रों में आमतौर पर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। 62 नंबर देखते हैं हम लोग, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर या फिर शून्य? ये शून्य होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सीमांत उत्पाद कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर है। ठीक है, इसलिए जब कुल उत्पाद अधिकतम या स्थिर बिंदु पर है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? ये हाशिम समिति गठित की गई है। 64 देखने निम्नलिखित में से कौन से संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी मिलकर उसमें संगठित गठन विश्व बैंक का गठन करते हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ये होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 सी में 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर। विश्व बैंक के समूह में 5 संस्थाएं शामिल है, जिनमें से कौन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, और सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC नहीं है, समूह का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अलग स्वतंत्र संगठन है जो कि विश्व बैंक के समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं किया गया है? GST में शामिल नहीं किया गया है। सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क या फिर मूल्यवर्धित करती है सीमा शुल्क शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम लोग, वह मुद्रा जिसे निम्न ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, सस्ती मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। सस्ती मुद्रा किसको कहते हैं? सस्ती मुद्रा वह आर्थिक स्थिति है या मौद्रिक नीति है जिनमें ऋण या उधार कम ब्याज पर उपलब्ध होता है।
ये केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को कम करके बनाई जाती है, जिनमें व्यक्तियों और व्यवसाय के लिए उधार लेना आसान होता है। ठीक है, 67 नंबर देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? ये चौथा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा है। 68 नंबर देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्न में से किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी या फिर रेलवे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? केवल केंद्रीय बजट 2025 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये गरीब होगा, बिल्कुल होगा, युवा है बिल्कुल, और फिर अन्नदाता हैं और नारी हैं, रेलवे नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 68 का ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 का जो विषय था सबका विकास था, थीम जिसको कह लीजिए, तो समाज के सभी क्षेत्रों को समावेशी विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 69 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के जिले का उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? भोजपुर, बक्सर, कैमूर या फिर रोहतास। तो ये सभी हो जाएंगे, सभी शामिल करते रहते हैं। अब एक दो चीज और आपको बताते चलते साथ में। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब दक्षिण में कौन से झारखंड राज्य हैं? अब 8 जिले झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये सभी झारखंड से सटते हैं। 8 जिले झारखंड से सटते हैं। 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा करते हैं सीमा। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर मगधी? पाली भाषा में दिए थे, अपनी भाषा। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध ने कौन सा मार्ग प्रतिपादित किया था? मध्यम मार्ग। बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? अभी बताया मैंने, पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तन में दिया था। बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथाओं में मिलती है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत है। इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, 72 नंबर क्वेश्चन है। सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरजगढ़ का युद्ध वर्ष 1634 में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इनमें सही बताना है, सही कौन से? केवल 1 या 2 या फिर 1-2 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सूरजगढ़ का जो युद्ध है ना 1634 में नहीं बल्कि 1534 में लड़ा गया था। तो ये तो फैक्ट पहला ही गलत हो गया। क्या यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था? नहीं, यह युद्ध शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद शाह के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और महमूद शाह के बीच लड़ा गया था, ना कि हुमायूं के साथ। 73 नंबर देखते हैं। बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किनके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? राजेंद्र प्रसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर मौलाना मजरुल हक असहयोग आंदोलन? कब किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था मौलाना मजरुल हक असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। बिहार सदाकत आश्रम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के जोन 1 में कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले, 8 जिले, 11 जिले या फिर 13 जिले? होती है 13 जिले शामिल हैं।
जोन 1 में कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले। जोन 2 में कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले। और जोन 3 में 6 जिले। जोन 3B में 11 जिले। जोन ए में 3A में 6 जिले हैं और क्षेत्र 3B में 11 जिले हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर, औरंगाबाद, गया, रोहतास या फिर ये रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में। एक दो चीज और आपको बताते चलते साथ में। ककोला जलप्रपात नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में है। कसी झरना ये रोहतास में है। धुआं कुंड झरना ये भी रोहतास में है। और मंझार कुंड जलप्रपात रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में, अभी मैंने बताया। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में और तेलहर कुंड झरना कैमूर में है। ठीक है, आपको याद रखना है दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? जमुई, मुंगेर, रोहतास या फिर गया? थी मुंगेर में पाया जाता है बॉक्साइट। और सोना जमुई में कहां पे? क्रिमितिया। मुंगेर में भी और पश्चिम चंपारण में भी सोना के भंडार पाए गए हैं। और सोरा सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में। क्वार्जाइट जमुई, नवादा, गया में। यूरेनियम गया और नवादा में पाया गया है। 77 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? 52.6%, 59.8%, 63.4% या 67.2%। ये है 59.8%। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 59.8%। ठीक है, और शहरी साक्षरता कितना है? 76.9%। और भारत में है 84.1% शहरी साक्षरता दर। ठीक है, 78 देखते हैं। आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर मुस्लिम व्यक्ति थे, अब्दुल गफूर। बिहार स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम स्वतंत्र निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहते हैं? ये तो आप कमेंट में हमें बताइए। बिहार में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने रहे अभी तक? बहुत आसान है, सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? यहां पूछा है नहीं पाई जाती है, तो नहीं क्या पाई जाती है? नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी नहीं पाई जाती है। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ताल मिट्टी, कागरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और फिर लाल पीली मिट्टी, यानी जिसको बलथर मिट्टी भी कहते हैं, पाई जाती है। उत्तर बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहाड़ की मिट्टी, तराई की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना या फिर गया? तो ये मुजफ्फरपुर में है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय। 81 में देखते हैं। बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मखाना उत्पादकों को ऋण सुविधा प्रदान करना, मखाना के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना, या मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना? तो क्या हो जाएगा इसका? या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मखाना बोर्ड का? तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना है। और ये मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है बिहार में? तो पूर्णिया में की गई है। ठीक है, 82 नंबर देते हैं। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितनी ऋण सुविधा बजट 2025 में प्रस्तावित की गई है? 2.5 लाख, 5 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख? तो ये 5 लाख। केंद्रीय बजट 25-26 के प्रस्तावों के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों को ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड या कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख ऋण की सीमा का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर DCCC स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? 100 सेंटर, 150 सेंटर, 200 सेंटर या फिर 300 सेंटर? कितना करने की है? ये 200 सेंटर करने का
लक्ष्य है। 84 देखते हैं। हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया था? ये मोतीपुर समस्तीपुर है। बिहार के मधुबनी यानी लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार के मोतीपुर ग्राम को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। पंचायत का नाम मोतीपुर ग्राम पंचायत है, प्रखंड रोसड़ा में, जिला समस्तीपुर में पड़ता है। ठीक है, मोतीपुर पंचायत को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह बिहार की एकमात्र पंचायत है जिसे इस विशेष श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख की सम्मान राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। और ये मोतीपुर की मुखिया प्रेमा देवी ने प्रधानमंत्री के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, 85 नंबर देते हैं। हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है? पटना, मधुबनी, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो ये बेंगलुरु में किया गया है मखाना महोत्सव। 86 नंबर देते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2006 में। अप्रैल 2025 में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर एक भी पदक नहीं जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। रूस की राजधानी मॉस्को में अप्रैल 2025 में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनुष्का अभिषेक ने सिल्वर मेडल जीता है, यानी रजत मेडल जिसको कह लीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगा पटना में भारतीय वायुसेना की किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? सूर्य किरण, बुध किरण, नमो बिहार या फिर इंद्र शक्ति? ये सूर्य किरण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मालदीव, म्यांमार, नेपाल या फिर श्रीलंका? ये श्रीलंका। मित्र विभूषण सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है? सीरिया, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो या फिर पाकिस्तान? तो यह है पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा आतंकवादी देश पाकिस्तान ही है। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान है बुर्किना फासो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पम्बन ब्रिज निम्न में से किस राज्य में बना है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो ये तमिलनाडु में बना है। फरवरी 2025 में स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का निधन हो गया। ये किस देश के संस्थापक है? जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना या फिर मोजाम्बिक? तो ये है नामीबिया के। सैम नुजोमा नामीबिया के थे। 93 नंबर देखते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले पूर्णतः निर्मित लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई है। ये इंजन किस राज्य की फैक्ट्री से निर्यात किया गया है? ये बिहार से किया गया है। बिहार में कहां से? सारण छपरा जिले के मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाए गए हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर देखते हैं। भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? टोंगा, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और मलेशिया में? तो ये किस जीते हैं? त्रिनिदाद टोबैगो में। भारतीय मूल की महिला क्या नाम है? कमला प्रसाद विशेषर। त्रिनिदाद टोबैगो में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95 नंबर देखते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो ये बांग्लादेश है। 96 नंबर देखते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? शीतल देवी, स्मृति मंदाना, मनु भाकर या फिर मैरी कॉम? तो मनु भाकर है।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 97 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी अचंत शरत कमल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? हॉकी, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग या फिर कुश्ती? ये टेबल टेनिस से है। अचंत शरत कमल ने संन्यास लिया, टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय करियर से। वर्ष 2025 के लिए प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार हेतु निम्न में से किसे चुना गया है? लियू जियाकुन, हेनरी जॉर्ज, सना मारिया, मसाकी कासावीरा? ये चुना गया है लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन को प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से लियू जियाकुन को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं 99 देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7, 10, 15 या फिर 19? तो ये हुआ है 15 हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें देशों को चरम मौसमी घटनाएं से तूफान, बाढ़, लू के प्रभावों के आधार पर रैंक किया जाता है। हालांकि भारत की रैंक सुधरी है, यह 15वें स्थान पर है, पहले यह 10वें स्थान पर था। 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपन्यास फ्लैश के लिए किसी बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जॉर्ज मिलर, डेविड सेजेले या फिर रिया हुसैन या फिर एलिसा रोमानो को? उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? डेविड सेजले को। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि कितना है? 50,000 पाउंड, लगभग 54 लाख भारतीय रुपए में देखा जाए तो। दोस्तों आज के जीएस को यहीं तक रखते हैं। 100 क्वेश्चन हमने 100 एमसीक्यू को हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। जल्दी मिलेंगे अगले जीएस को पेपर में लेकर, जीएस पेपर को लेकर के। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।